आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है कश्मीर और इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह चैप्टर जो है वो पेज नंबर 37 से 42 तक दिया हुआ है। तो इसी का आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कश्मीर हमारे देश का क्या है? तो ये होगा हमारे देश का यह मुकुट है, तो आप लोग मुकुट में टिक लगा दीजिएगा। अगला है कश्मीर की घाटी में बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है? तो झेलम। नेक्स्ट है अछबल क्या है? अछबल एक झरना है, हम लोग ने किताब में पढ़ा था, अछबल एक झरना है। अगला है अवंती वर्मा ने किस नदी का निर्माण कराया था? तो यह अवंती वर्मा ने किस नदी का निर्माण करवाया था? तो यह विष्णु नदी का निर्माण करवाया था। अगला है मुगल सम्राट ने किसे अपना विश्राम शिविर बनाया था? तो कश्मीर को अपना विश्राम शिविर बनाया था। मुगल सम्राट में से कौन? तो उसमें भी जहांगीर था, किताब में दिया हुआ है साफ साफ। अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है कश्मीर को हमारे कवियों ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर होगा कश्मीर को हमारे कवियों ने स्वर्ग का एक कोना कहा है। उसी प्रकार अगला है जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्ग मील है। अगला है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। पहलगांव किस घाटी में स्थित है? तो पहलगांव लीडर घाटी में स्थित है। झेलम के उत्तरी भाग में स्थित झरने का नाम क्या है? तो झेलम के उत्तरी भाग में स्थित झरने का नाम अछबल झरना है। सेम इसी प्रकार आप लोग को साफ साफ लिखना है। अगला है बोधमूलक प्रश्न, यानी कि इसके उत्तर थोड़ा सा बड़ा होंगे, 2 से 3 लाइन में होगा। पहला क्वेश्चन है मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में क्या कहा था? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में कहा था, यदि जमीन पर बहिष्त है तो यही है। अगला है राज तरंगिणी में क्या वर्णित है? राज तरंगिणी कल्हण द्वारा वर्णित एक कृति है जिसमें कश्मीर के राजाओं की वंशावली और इसका इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट देखिए मार्तंड मंदिर का वर्णन कीजिए। तो मार्तंड मंदिर कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा बनाया गया था। इसकी वास्तुकला गंधार शैली में और यह अपने विशाल आकार एवं सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए अगला है अछबल झरने की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा अछबल झरना कश्मीर में पहलगाम में स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक झरना है। इसकी सुंदरता में स्वच्छ जलधारा, हरी भरी वादियाँ और चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य शामिल है। अगला है कोंकर नाग के बारे में आपको क्या ज्ञात हुआ है? तो हम लोग किताब में पढ़े थे कि कोंकर नाग कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है जो पहलगाम के पास स्थित है। यह एक सुंदर पर्वतीय झील है जो अपने स्वच्छ पानी और आसपास के हरे भरे वातावरण के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? समझाकर लिखे। तो आप लोग लिखिएगा इस प्रकार कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता अद्वितीय है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरी वादियाँ, झीलें और नदियाँ हैं। इसकी जलवायु और सौंदर्य इसे एक परिपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है जिसे लोग स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जब यात्रीगण उस मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी विश्वामित्र की शक्ति से अनेक त्रिशंकु स्वर्ग पर चढ़ रहे हो, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या होगा इस वाक्य में त्रिशंकु का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पूरी तरह से स्वर्ग में है और ना ही पृथ्वी पर। यहाँ व्याख्या यह है कि जब यात्री उस मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे किसी दिव्य शक्ति से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात प्रकृति की सौंदर्य उन्हें आभास कराता है कि वे एक दिव्य अनुभव कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। अब अगला है भाषा बोध, यानी कि सौंदर्य से एक वाक्य बनाना है। सेम उसी प्रकार कश्मीर से एक वाक्य बनाना है, झेलक से वाक्य बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सौंदर्य से एक वाक्य हो जाएगा प्रकृति का सौंदर्य मन को मोह लेता है। कश्मीर से बनेगा कश्मीर भारत का एक सुंदर पर्यटन स्थल है।
झेलक से बनेगा उसकी वीरता का झेलक, या फिर इसको हम लोग झलक भी कहते हैं, हर युद्ध में दिखाई देती है। रास्तरंगिनी, कलहन की रास्तरंगिनी कश्मीर के इतिहास का ग्रंथ है। अगला है कलात्मक। कलात्मक से शब्द बने माने वाक्य बनेगा, चित्रकार ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से चित्र बनाया। अगला है विलोम शब्द। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसका विलोम हम लोग को बताना है। मानव, मानव का विलोम हो जाएगा पशु या फिर अमानव। फिर ठीक उसी प्रकार महान का हो जाएगा हीन, स्वर्ग का नरक हो जाएगा, सम्राट का प्रजा या फिर दास होगा, आयात का निर्यात होगा। और यह हम लोग का चैप्टर 10 खत्म हुआ। आप लोग अच्छे से लिख के याद करके आइएगा, क्लास में सुनेंगे, फिर जाकर अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा।